हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने क्या इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, बेसिक माइक्रोबायोलॉजी क्या है उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, सो आज के लेक्चर से हम यूनिट 1 आपका स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसका नाम क्या है? यूनिट 1 इज़ द स्कोप एंड हिस्ट्री ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और उसका फर्स्ट टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी एज अ फील्ड ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, स्कोप एंड हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का मीनिंग क्या है कि माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या स्कोप है, कौन कौन से जो साइंस की अलग अलग डिसिप्लिन है, अलग अलग फील्ड है, वहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पॉइंट इज द माइक्रोबायोलॉजी एज अ फील्ड ऑफ द बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंडर में एक फील्ड है माइक्रोबायोलॉजी नाम का। ठीक है, उसे बायोलॉजी के अंदर में ही कंसिडर किया जाता है। बायोलॉजी रिमेन्स inseparable part in the life of human being for the immemorial times. ओके, ह्यूमन की लाइफ में, हमारी लाइफ में बायोलॉजी एक इनसेपरेबल पार्ट है। ठीक है, बायोलॉजी को हम कहीं पर भी सेपरेट नहीं कर सकते और बहुत लंबे समय के पहले से बायोलॉजी जो है वो अस्तित्व में है। ठीक है, बायोलॉजी को हम अलग नहीं कर सकते हमारी लाइफ से। एंड बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी रिलेटेड टू द लिविंग इंडिविजुअल्स। कोई भी लिविंग इंडिविजुअल है उसके रिलेटेड जो भी स्टडी होती है उसे बायोलॉजी में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, फिर वो लिविंग इंडिविजुअल कोई भी हो, जैसे कि ह्यूमन हो या फिर कोई रेट है उसकी स्टडी कर रहे हैं तो वो भी बायोलॉजी में इंक्लूडेड है। ठीक है, कोई एनिमल, देन कोई प्लांट के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो वो भी बायोलॉजी में ही आएगा। ठीक है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो भी लिविंग इंडिविजुअल है, सो बायोलॉजी के अंडर में ही आएगा। ठीक है, बायोलॉजी के अंडर में माइक्रोबायोलॉजी नाम की अलग ब्रांच में आता है, बट बेसिकली बायोलॉजी में ही ये सब आएगा। ठीक है, अगर वायरस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, कोरोना वायरस के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं तो वो भी बायोलॉजी में आता है। ठीक है, सो कोई भी लिविंग इंडिविजुअल है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे तो वो बायोलॉजी के अंदर में आएगा। और उसके दूसरे दूसरे वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि बायोलॉजी जो है उसमें क्या होता है, द स्टडी रिलेटेड विथ लिविंग इंडिविजुअल्स। ठीक है, सभी लिविंग इंडिविजुअल्स के साथ जो भी स्टडीज़ होती है वो बायोलॉजी में इंक्लूडेड है। ऑल लाइफ फॉर्म्स आर इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। ओके, सारे के सारे लाइफ फॉर्म्स है उसको बायोलॉजी में हम इंक्लूड करते हैं। एंड दिस ब्रांच ऑफ द साइंस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांचेस। ओके, सबसे पुरानी जो भी ब्रांच है उसमें एक ब्रांच है बायोलॉजी। ये जो माइक्रोबायोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ओके, ये जो सभी नई नई ब्रांचेस है ये सब क्या है कि नई नई ब्रांचेस है। ठीक है, सबसे पुरानी ब्रांच कौन सी है? बायोलॉजी। उसके बाद उसमें रिसर्च हुआ और ज़्यादा स्टडीज़ हुई। ठीक है, बायोलॉजी के ऊपर, तो ये सभी माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री अलग अलग ब्रांचेस बनाई गई। बट सबसे पुरानी ओल्डेस्ट ब्रांचेस जो भी है उसमें से एक क्या है? बायोलॉजी। बट अबाउट द 2 centuries back there is one sub branch was added in the family of the biology tree by the लुईस पास्चर। ओके, लुईस पास्चर जो है उसने क्या किया कि बायोलॉजी की जो फैमिली ट्री थी, ठीक है, बायोलॉजी में जो जो इंक्लूडेड है उसमें एक नई ब्रांच ऐड की, दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले प्लांट, एनिमल, वो सब ब्रांचेस अवेलेबल थी बायोलॉजी के अंडर में। ठीक है, और प्लांट एनिमल का मीनिंग क्या है? बोटनी, जूलॉजी। ठीक है, उस प्रकार से ब्रांचेस बायोलॉजी के अंडर में अवेलेबल थी। देन लुईस पास्चर ने एक और ब्रांच उसमें ऐड की, दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। लुईस पास्चर वॉज द फर्स्ट पर्सन who recognized the tremendous power and potential of microorganisms. ओके, लुईस पास्चर ने पहली बार देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास बहुत सारा पावर है और पोटेंशियल बहुत सारा उसके पास है। ठीक है, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसने रिकॉग्नाइज किया कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है, इसका बहुत सारे फंक्शंस है हमारी लाइफ में। ठीक है,
Till Pasteur's era, study of biology was only focused around those living creatures which were visible by unaided eyes. ठीक है, अभी पास्चर ने माइक्रोबायोलॉजी की ब्रांच एक ऐड की। उससे पहले क्या था कि बायोलॉजी में जो है वो किसका स्टडी किया जाता था, कि ऑल लिविंग इंडिविजुअल्स दैट आर विजिबल बाय द अनएडेड आइज। ठीक है, हम डायरेक्टली आँखों से देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे जो भी लिविंग इंडिविजुअल्स है उसके बारे में ही स्टडी बायोलॉजी में इंक्लूडेड थी। और बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं तो उसका मीनिंग सिर्फ क्या था कि जो भी लिविंग इंडिविजुअल्स जिसको हम हमारी आँखों से, ठीक है, कोई भी हेल्प के बिना आँखों से डायरेक्टली देख सकते हैं, दैट ऑल, ऐसे कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टडी, ठीक है, वो बायोलॉजी में, ये बायोलॉजी का मीनिंग यही था। बट Louis Pasteur had opened a new dimension by exploring that biological world which remained unseen for years for scientists as well as the local public. ओके, जो लुइस पास्चर ने क्या किया, एक नया व्यू दिया कि जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम डायरेक्टली हमारी आंखों से देख सकते हैं, उसके अलावा भी ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है। ठीक है, लिविंग इंडिविजुअल्स अवेलेबल है। सो उसके बारे में भी हमें स्टडी करना चाहिए। एक नया डायमेंशन दिया बायोलॉजी को, बायोलॉजिकल स्टडीज़ को एक नया डायमेंशन दिया। ठीक है, जो बहुत तब तक, जब तक लुइस पास्चर ने माइक्रोबायोलॉजी टर्म नहीं दिया था, तब तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में उसने स्टडी नहीं की थी। तब तक क्या था कि ऐसे कोई ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है, वो साइंटिस्ट या फिर कोई किसी को भी ऐसा पता नहीं था। ठीक है, वो एक अनसीन ब्रांच रही थी। He had thrown a light on the darkest side of the life of minute creatures which were being ignored for many years. ओके, सो माइन्यूट क्रिएचर्स, यहाँ पर माइन्यूट क्रिएचर्स का मीनिंग क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एप्लीकेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अस्तित्व में है। ठीक है, अर्थ पर, हमारे एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, वो किसी को पता नहीं था। ठीक है, बट लुइस पास्चर ने उस बात को एनलाइट किया। ठीक है, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी अवेलेबल है कि जो हम इजीली देख नहीं सकते, बट वो प्रेजेंट है और उसके बारे में स्टडीज़ करनी चाहिए। ऐसी बात किसने कही, लुइस पास्चर ने। ठीक है, देन दिस यंगेस्ट ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी वॉज बोर्न बाय द नेम माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको हम देख नहीं सकते हमारी आँखों से डायरेक्टली, विदाउट एनी मैग्निफिकेशन, और कुछ भी किसी की हेल्प के बिना जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम देख नहीं सकते, इन सब की स्टडीज़ रिलेटेड जो ब्रांच थी उसे क्या नाम दिया गया, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, विच लिटरली मीन्स द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। माइक्रोबायोलॉजी का मीनिंग क्या है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, so now questions can be arise in our mind that what to study about those minute creatures which cannot be seen by unaided eyes. ओके, हम जिसको देख भी नहीं सकते, ऐसे माइन्यूट क्रिएचर की स्टडी के बारे में हमें क्या स्टडी करना चाहिए। ठीक है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, वो छोटे छोटे जो भी ऑर्गेनिजम्स है उसके बारे में हमें क्या स्टडी करना चाहिए, एंड फर्दर मोर वाई टू स्टडी देम। ओके, उसके बारे में क्या स्टडी करना चाहिए एंड क्यों करना चाहिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है तो है, उसका यूज़ क्या है। ठीक है, हमें उसको स्टडी करके हमें क्या बेनिफिट होगा, एंड व्हाट इज़ देयर इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में उसकी क्या इम्पैक्ट है। ये सभी क्वेश्चंस हमें होते हैं, एंड देयर आर मेनी मोर क्वेश्चंस। ओके, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं कि एक बार हमें पता चला कि नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है, वो प्रेजेंट है सभी जगह पर, तो क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में ये सभी क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते कि क्यों स्टडी करना चाहिए, उसके बारे में क्या स्टडी करना चाहिए। ठीक है, सो ये सभी बातों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो these are the all scientific disciplines that are included in that involves microbiology. ओके, ये सभी अलग अलग जो साइंस की ब्रांच है, जैसे कि एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है,
यहाँ पर जो भी सभी ब्रांचेस दी गई है वो क्या है, अलग अलग साइंस की ब्रांच है जिसमें माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ होता है। ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजी उन सब में यूज़फुल है। ये सभी स्टडीज़ में एग्रीकल्चरल स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी माइक्रोबायोलॉजी यूज़फुल होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर में क्या स्टडी होता है, प्लांट का ग्रोथ कैसे होता है, प्लांट डिजीज़ के बारे में वो सब एग्रीकल्चर में स्टडी होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट के अंदर भी डिजीज़ कर सकते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ ऐसे भी है जो प्लांट में डिजीज़ करते हैं। सो एग्रीकल्चर के फील्ड में जो भी प्लांट में डिजीज़ है या फिर उन सब के रिलेटेड जो स्टडी है वो क्या कहाँ किसकी हेल्प से होगी, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए तो माइक्रोबायोलॉजी भी आएगा। ठीक है, सो उसी प्रकार से बायोकेमिस्ट्री किसके साथ डील करता है, ह्यूमन बॉडी के साथ। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, कैसे होता है। सो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। एंड अगर हमें कोई डिजीज़ है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी में आएंगे। ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से डिजीज़ होता है। सो यहाँ पर भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करनी पड़ेगी बायोकेमिस्ट्री में भी। ठीक है, सो माइक्रोबायोलॉजी इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन बायोकेमिस्ट्री। उसी तरह से ये सभी जो फील्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं, जीनेटिक्स, जीनोमिक्स, मेडिसिन, देन केमिस्ट्री, फिजिक्स, ओके, जियोलॉजी, इंजीनियरिंग, ये सभी फील्ड में माइक्रोबायोलॉजी जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, as a subject, microbiology was evolved in 18th century, but techniques of microbiology or use of the microbes in practice by mankind is even before the civilization of mankind. ओके, एज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो माइक्रोबायोलॉजी है उसको 18th सेंचुरी में अलग किया गया कि ये माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इवोल्व 18th सेंचुरी में हुआ, पर उसके पहले से ही माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ हो रहा था। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी के अलग अलग टेक्निक्स है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अलग अलग यूज़ है वो उससे पहले भी हो रहे थे, बट हमें पता नहीं था कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इमोरियल टाइम पीरियड मैन इज यूजिंग द फर्मेंटेड फूड्स। ओके, फर्मेंटेड फूड यानी कि हम जो ढोकड़ा बनाते हैं, ठीक है, वो सब में क्या यूज़ होता है, फर्मेंटेशन होता है। हाथों हाथों लेते हैं ना हम। सो यहाँ सब में क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। ब्रेड मेकिंग में फर्मेंटेशन होगा। ठीक है, सो फर्मेंटेड फूड जो है वो इंसान बहुत सालों पहले से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो मैन इज़ अवेयर अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द फर्मेंटेड लिक्वर्स। ओके, लिक्वर्स का मीनिंग क्या है, जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स है, फर्मेंटेड ड्रिंक जो भी सब अवेलेबल है। ठीक है, वो भी बहुत सालों पहले से माइक्रोबायोलॉजी इवोल्व हुआ उसके पहले से फर्मेंटेड लिक्वर्स भी बन रहे थे और इंसानों को पता था कि किस प्रकार हमें ये लिक्वर्स बनाने हैं। ठीक है, then man is also aware about the beneficial activities of the microbes in decomposition process in the food chain. ओके, डिकम्पोजिशन में किस प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है, उसको हम किस प्रकार डिकम्पोजिशन की प्रोसेस कर सकते हैं उसके बारे में भी अवेयर थे। देन मैन हैज़ आइडिया अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, दही जो बनाते हैं, ठीक है, इट इज़ फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट। सो उसको किस प्रकार बनाना है, फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स किस प्रकार बनानी है उसके बारे में भी आइडिया था। ठीक है, एंड मैन हैज़ आइडिया अबाउट यूजफुल रोल ऑफ द माइक्रोब्स इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किस प्रकार करना है, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किस प्रकार रोल है, वो भी ये सभी चीज़ों के बारे में अवेयर थे। लेकिन यहाँ पर उस टाइम पर पर्टिकुलर टर्म नहीं दिया गया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोबायोलॉजी, बट माइक्रोबायोलॉजी की टेक्निक्स सभी यहाँ पर यूज़ होती है। ठीक है, ये सभी प्रोसेसेस माइक्रोबायोलॉजी के डेवलपमेंट्स के पहले से ही यूज़ हो रही है। Then at the other side of the coin, facet man is quite familiar with the harmful activities of the microbes. Also like ability to cause disease, to cause tolerate from the disease, also okay, to spoil the food, to spoil the leather. Okay, यहाँ पर जो
माइक्रोबायोलॉजी के इवोल्यूशन के पहले मेन जो है वो अवेयर थे, ठीक है, क्या क्या बेनिफिशियल इफेक्ट है, कहाँ कहाँ पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ कर सकते हैं, ये सभी टेक्निक के बारे में अवेयर थे। प्लस माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कर सकता है वो भी पता था, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या क्या हार्मफुल एक्टिविटी है, कुछ कुछ ऐसी हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में भी पता था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एबल टू कोज डिजीज़। देन फूड स्पॉइल करने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है, टू स्पॉइल लेदर टेक्सटाइल, ओके, इन सब को स्पॉइल करने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है। देन corrosion of metal to cause the untold misery in the agricultural practice by causing the plant disease in the agricultural crops, okay, प्लांट के अंदर जो डिजीज होता है वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है, कोज द हेवी इकोनॉमिक लॉस। सो ये सभी जगह पर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हार्मफुल एक्टिविटीज़ है, वो माइक्रोबायोलॉजी के इवोल्यूशन के पहले से ही पता थी कि यहाँ पर सब में हार्मफुल एक्टिविटीज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की है। बट इट इज़ इक्वली ट्रू दैट वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द माइक्रोब्स इज कोजिंग लॉस while huge portion is causing the benefits to us, ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बेनिफिशियल इफेक्ट भी है, हार्मफुल इफेक्ट भी है, बट जो हार्मफुल इफेक्ट है उससे बहुत सारी ज़्यादा अमाउंट में बेनिफिशियल इफेक्ट्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, एंड दे आर इनसेपरेबल फ्रॉम द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग, रादर दे आर द पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग, एंड वन कैन नॉट इमेजिन द लाइफ इन द एब्सेंस ऑफ माइक्रोब्स, ओके। ह्यूमन की लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, हम सोच भी नहीं सकते कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बिना हमारी लाइफ कैसी होगी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन लाइफ से सेपरेट हम नहीं कर सकते, बराबर, क्योंकि हम जो भी फूड लेते हैं उसमें बहुत सारे फूड्स जो है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, फॉर्मेंटेड फूड। देन जो भी हम यूज़ करते हैं सारे मेडिसिन्स, तो वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल है। इवन हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। सो हम ह्यूमन लाइफ को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। इन फैमिली ऑफ माइक्रोब्स मेनली बैक्टीरिया, ओके, माइक्रोब्स की फैमिली में क्या क्या इंक्लूडेड है, सो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, ओके, फंजाई में भी मोल्ड्स एंड यीस्ट, दिस आर द एग्जांपल ऑफ फंजाई। देन algae, प्रोटोजुआ, नेमाटोड्स, वायरसेस एंड सब वायरल पार्टिकल्स लाइक वायरोइड्स, प्रायोन्स, these all are included and they all are studied under the microbiology, ओके, ये सभी जो है वो माइक्रोबायोलॉजी में इंक्लूडेड है। इनके बारे में हम आगे माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में। बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगर एग्जांपल्स देने हो तो ये सभी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे ऑल आर विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप, ओके। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप का यूज़ करके ये सारे के सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया वो सब को हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से। अपार्ट फ्रॉम द नेटिव फॉर्म ऑफ द माइक्रोब्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द माइक्रोब्स आर ऑल्सो स्टडीड एंड मैनी वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय देम लाइक ह्यूमन इंसुलिन, टिश्यू प्लाज्मिनोजन फैक्टर एंड ग्रोथ हार्मोन एक्सेट्रा, ओके। सो यहाँ पर क्या कहा है कि अपार्ट फ्रॉम नेटिव फॉर्म ऑफ द माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो नेटिव फॉर्म यानी कि एनवायरनमेंट में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है, ठीक है, उसके बारे में तो स्टडी होती है माइक्रोबायोलॉजी में, बट उसके अलावा बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ठीक है, उसमें कोई उसका जो डीएनए है उसमें मॉडिफिकेशन करके उसका भी यूज़ हम करते हैं, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में उसका यूज़ भी होता है टू प्रोड्यूस दी प्रोडक्ट्स, ओके। ऐसी वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाने के लिए ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है, जैसे कि ह्यूमन इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है, ठीक है। सो इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है, उसके लिए जीन डीएनए में प्रेजेंट होगा, ठीक है, उसके लिए पर्टिकुलर जीन जो है वो डीएनए में प्रेजेंट होगा इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए। सो हम क्या करेंगे, ह्यूमन के अंदर डीएनए में जो भी इंसुलिन प्रोडक्शन का जीन है उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर
और कोई बैक्टीरिया है उसके डीएनए के अंदर हम इनोक्यूलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर हम ह्यूमन के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रोटीन है उसको डेवलप कर सकते हैं, लाइक इंसुलिन, देन टिश्यू प्लाज्मिनोजन फैक्टर, इट इज़ फॉर दी हार्ट डिजीज़, ठीक है। जो भी हार्ट डिजीज़ के पेशेंट है उसके लिए बेनिफिशियल है ये प्रोटीन, ठीक है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन फैक्टर एंड ग्रोथ हॉर्मोन्स। ये सभी जो है वो क्या है, ह्यूमन के लिए इम्पोर्टेंट प्रोटीन है जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोड्यूस करवा सकते हैं। सो माइक्रोबायोलॉजी इज नॉट ओनली थियोरिटिकल सब्जेक्ट बट it is that theoretical subject which could be directly applied in the practical approaches also. ओके, सो माइक्रोबायोलॉजी एक थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है सिर्फ, ठीक है, कि हमें सिर्फ स्टडी करना है, उसकी एप्लीकेशंस कुछ नहीं है, हम उसको डायरेक्टली हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आपने आज स्टडी किया माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, ठीक है। सो आप घर पर है तो आप कुछ भी देखेंगे तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर दही है आपके पास, ठीक है, सो दही भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट है तो उसके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो गए, ठीक है, वो आप वहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं। सो कहीं पर भी हमारी लाइफ में हम डायरेक्टली माइक्रोबायोलॉजी की जो भी स्टडीज़ की है उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ ऑल्सो अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, क्लियर। सो दिस वॉज ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। और माइक्रोबायोलॉजी बायोलॉजी के अंडर में एक फील्ड है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। सो इन अवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द प्लेस ऑफ माइक्रोब्स इन लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्लेस, उसकी जगह कहाँ पर है, ठीक है। अलग अलग क्लासिफिकेशन है तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जगह कहाँ पर है उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। Thank you so much students for watching this video, and if you have any doubt then please ask in the comment box. Thank you.